ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य तृतीय प्रश्न पत्र और आज का जो प्रकरण है, आज का जो बिंदु है, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पर, वह है एक मार्मिक एकांकी और वह जा न सकी। इसके एकांकीकार या लेखक विष्णु प्रभाकर है। इस एकांकी के जो प्रमुख या महत्वपूर्ण गद्यांश है, गद्यावतरण है, जो व्याख्या की दृष्टि से या यूँ कहें कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांश है, उनकी यहाँ आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की या जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, यह विषय या कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है, संकलित है। तो आज हमारा जो बिंदु है, चर्चा का विषय है, वो है और वह जा न सकी। एकांकी है। इसके एकांकीकार या लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो इसका हम पहला गद्यांश पढ़ने से पहले मैं बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जिन्होंने ऐच्छिक विषय हिंदी में वो अध्ययन कर रही है, वो छात्राएं कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से इसका अवलोकन करें, इसको देखें, सुनें और तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। प्रस्तुत वीडियो में बेहद ज्ञानवर्धक और रोचक या यूँ कहें कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की गई है। तो पहले हम प्रस्तुत गद्यांश का नंबर 1 जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। बातें बातें जब देखो बातें, जब सुनो बातें गिलास फेंकती है। जी में आता है जिस किसी को खाने को कह देते हैं, यह नहीं सोचते कि खाना आएगा कहाँ से। कोई बात है मुझे दर दर भटकना पड़ता है, बाजार जाऊं तो मैं, अस्पताल जाऊं तो मैं, घर को देखूं तो मैं, और आप है कि आराम से लेटे लेटे ज़मीन आसमान के कुलावे मिलाते रहते हैं। दोस्तों के साथ वे कहें लगाते हैं कि आसमान फटने लगता है, पर मुझसे ये भी नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी उंगली में क्या हुआ है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1, इसका हम संदर्भ देखते हैं। व्याख्या के 4 सोपान या जो 4 चरण होते हैं, 4 श्रेणियाँ होती है, वो संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, या यूँ कहें कि सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या टिप्पणी या विशेष, ये हम कह सकते हैं। तो पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित या लिखित एकांकी और वह जा न सकी शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह शारदा का कथन है। शारदा और शैलेंद्र दोनों पति पत्नी हैं। उनमें आपस में जो पारिवारिक समस्याओं को लेकर आपस में जो विवाद होता है, उसका इसमें चित्रण लेखक कर रहा है।
एकांकीकार कर रहा है। तो यह शारदा का कथन है। शारदा अपने निकम्मे साहित्यकार पति शैलेंद्र से कहती है कि आज आपके कुछ मित्र जो घर पर खाना खाने आने वाले हैं, उनके लिए घर में आटा नहीं है। वह शारदा की बात को अनसुना करता है। शैलेंद्र क्या है, शारदा की बात को तवज्जो नहीं देते हैं। तब शारदा बड़बड़ाती हुई कहती है, क्या कहती है, अगला जो व्याख्या का तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ है, इसका सरल अर्थ है, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शारदा अपने पति का वक्तव्य सुनकर कहती है कि जब देखो बातों के अलावा इन्हें और कोई दूसरी बात सूझती ही नहीं है, केवल अपनी ही वो डबली बजाते रहते हैं, अपनी बात को जोर देकर कहते रहते हैं, मेरी तो ये सुनते ही नहीं। अपने निकम्मेपन के कारण घर गृहस्थी के काम इन्हें दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। गिलास फेंकती हुई जब मन में आता है, जिस किसी को घर पर आकर खाना खाने के लिए कह देते हैं। यह नहीं सोचते कि घर में जब आटा नहीं है तो खाना कहाँ से आएगा। अरे आटे दाल का भाव का मालूम भी नहीं है इन लोगों को। यह भी कोई बात है, मुझे ही घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दर दर भटकना पड़ता है। किसी चीज़ को किसी से लाऊं, किसी चीज़ को किसी दूसरी से लाऊं, तो मैं ही भागती फिरती रहती हूँ। इनको तो मेरे बारे में कोई परवाह नहीं है। घर के कामों के लिए मुझे ही बाज़ार जाना पड़ता है, इलाज के लिए अस्पताल भी जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, घर का कोई भी काम हो उसे मुझे ही देखना पड़ता है। मैं अकेली क्या क्या देखूं, क्या क्या करूं, मैं तो हैरान हूं, परेशान हूं। और आप है कि आराम से लेटे लेटे किताबें पढ़ते रहते हैं और अपने विचारों की कल्पना में खोए रहते हैं, और कोई काम नहीं है, केवल किताबों को पलटना, पढ़ना और यार दोस्तों को घर पे बुलाना, खाना के लिए आमंत्रित करना, बस यही काम रह गया है। जब वे अपने मित्रों के साथ मिलकर कहे कहे लगाने लगते हैं तो उनके कहे कहों से आसमान फटने लगता है। दुनिया के लिए तो वे सब कुछ हैं, मेरे लिए उनके मन में कुछ नहीं है, मेरे प्रति लगाव रंच मात्र भी नहीं। इसीलिए मुझसे वे इतना भी नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी उंगली में क्या हुआ है, तुम्हारे उंगली में क्या दर्द है, उसके बारे में भी मेरी तो कोई सार संभाल नहीं लेते। तो मैं तो परेशान हूँ, हैरान हूँ। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत तो गद्यांश में एकांकीकार ने शैलेंद्र और शारदा की मानसिकता इस स्वयगत कथन से व्यंजित की है। और प्रस्तुत तो गद्यांश की भाषा सरल, सुबोध, प्रभावपूर्ण तथा शैली भावात्मक, वर्णनात्मक है। और साथ साथ में प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला गद्यांश, दूसरा जो गद्यांश है, उसको पहले पढ़ते हैं और फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत गद्यांश का विवेचन, विश्लेषण करते हैं। तड़प कर। तड़प कर, बस बस ससी रहने दे, उन तक ने जा, उन्हें तू खिला रही है क्या? तेरा इतना साहस कि तू उन्हें निकम्मा कहे? तेरे तो इनके पैर धोने लायक भी नहीं है, तेरे तो इनके पैर धोने लायक भी नहीं है। दुनिया पूछती है इन्हें, दूसरे दर दर मारे फिरते हैं तो कोई नहीं पूछता, यहाँ घर बैठे पूजने आते हैं।
कोई दिन नहीं जाता होगा जो 5-7 का खाना नहीं बनाती हूँ तो मैं, मुसीबत है तो मेरी, तुझे क्या दर्द उठा जो लगी उनका अपमान करने। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहले नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित या लिखित एकांकी और वह जा न सकी शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान अर्थात प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह शशि के प्रति शारदा का कथन है। शशि दरअसल में शारदा की पड़ोसन है और उसकी सखी है। तो आपस में दोनों में जो संवाद होता है उसका इसमें चित्रण किया गया है। और दरअसल में माजरा या दृश्य ये है, बात ये है कि शशि आटा देने के संबंध में शारदा से कहती है कि मैंने आटा देने के लिए मना नहीं किया, आटा निकाला हुआ रखा है। मैं तो ये कहने के लिए आई हूँ कि भाई साहब को भी हाथ पैर चलाने चाहिए, भाई साहब को भी कुछ काम करना चाहिए। इस कथन पर शारदा उससे कहती है, बड़बड़ाती हुई तुनक करके और आक्रोश में आकर के, गुस्से में आकर के शशि को बुरा भला कहती है। उसी बात का प्रस्तुत गद्यांश में चित्रण हुआ है, वर्णन हुआ है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शारदा शशि से कहती है, बस बस शशि, आगे उनके लिए कुछ मत कहना, रहने दो, उनको क्या तुम खिलाती हो जो तुम उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती हो, जो उनके संबंध में इस तरह घर का काम करने को बोल रही हो। अरे घर का काम करने को तो मैं ही बहुत हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पति के बारे में तू टीका टिप्पणी करे। तो शारदा शशि की क्लास ले लेती है, उसको बुरी तरह से क्या है फटकार देती है। तुझमें इतना साहस कहाँ से आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पति के बारे में कुछ कहे, जो तू उन्हें निकम्मा करार दे रही है, निकम्मा, निठल्ला, नाकारा कह रही है। अरे तेरा पति तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। शारदा ने शशि से कहा, अपनी पड़ोसन से कहा, अपनी सखी से कहा कि तेरा पति तो मेरे पति के सामने कुछ भी नहीं है, अर्थात उनके पैर का धोबन तक नहीं है। इनके तो पैरों की पूजा करते हैं लोग बाग, और आए दिन एक अनेक लोग बाग आते रहते हैं। तुझे क्या पता है कि दुनिया उन्हें पूजती है, पूजा करती है, उनका सम्मान करती है, उनका रेस्पेक्ट करती है। इनकी इमेज के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, जबकि दूसरे जन दर दर मारे फिरते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता है। यहाँ तो लोग घर बैठे उन्हें पूजने आते हैं, पूजा करने आते हैं। कोई ऐसा दिन न जाता होगा जो हमारे घर 5-7 आदमी न आते होंगे और उनके लिए हमारे घर में खाना न बनता होगा। हर समय में 2-5 लोगों को रोज़ाना खाना बना के खिलाती हूँ। इनके जो मिलने वाले आते हैं, इनके जो यार दोस्त आते हैं, जो फ्रेंड आते हैं, मित्र आते हैं, उनको मैं हर समय खाना तैयार करके खिलाती रहती हूँ। अरे घर आने वाले मेहमानों के लिए मैं खाना बनाती हूँ। उनका खाना बनाने में मैं अपने आप को तकलीफ़ देती हूँ। तुझे कौन सी तकलीफ़ होती है जो तू परेशान होने लगी?
और उनका अर्थात मेरे पति को इस तरह निकम्मा कह करके अपमान करने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे मेरे पति का इस तरह अपमान करने का हक किसने दिया है, जरा बता। तो ये इस गद्यांश का सरल अर्थ या भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शारदा की पतिव्रता भक्ति व्यक्त हुई है। कहने का तात्पर्य, पत्नी अपने बारे में सब कुछ सुन लेगी, लेकिन अपने पति के बारे में किसी तरह की कोई यदि टीका टिप्पणी करता है या उनकी प्रतिभा है या उनकी मर्दानगी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो प्राय सभी पत्नियों को बुरा लगता है। वह स्वाभिमानिनी नारी है। अपने पति का अपमान कोई दूसरा करे उसके लिए असहनीय है। शारदा को यह बात नागवार गुजरती है कि कोई उनके पति के बारे में कुछ टिप्पणी करे, कुछ गलत बात कहे या उनकी कोई प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो वो उसको सहन नहीं कर सकती। शैलेंद्र के प्रति शारदा या उनकी पत्नी की सम्मान की भावना प्रस्तुत गद्यांश में द्रष्टव्य हुई है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, सहज, पात्रानुकूल, शैली भावात्मक, वर्णनात्मक है और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तीसरा जो गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। अपमान को और क्या गोली मारती, 2 बात में आबरू मिट्टी में मिलती है, 2 बात में 2 पैसे हो गए हैं तो लाडो का दिमाग फिर गया। पैसे की यही माया है, अभिमान फूलता है, आदमियत सशक्ति है, यहाँ तो तन खफाना पड़ता है। तब 2 टुकड़े नसीब होते हैं, पर कोई बता दे कभी किसी का कुछ खाया है, किसी से कुछ भीख मांगी है। उधार तो करोड़पति तक को लेना पड़ता है, उधार तो करोड़पति तक को लेना पड़ता है। तो ये गद्यांश है। अब हम व्याख्या के जो 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं या सोपान होते हैं या सीढ़ियाँ होती है, चरण होते हैं, उनके आधार पर गद्यांश का हम विवेचन विश्लेषण करते हैं या इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो पहला इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित एकांकीकार विष्णु प्रभाकर की और वह जा न सकी नामक एकांकी से उद्धृत है या अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। इसका जो प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या एकांकीकार किस बात का चित्रण कर रहा है उसको निहारते हैं, उसको बारीकी से उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शैलेंद्र जो कि एक कवि और लेखक है, उसके घर कुछ मेहमान खाना खाने पर आने वाले हैं या खाना खाने आने वाले हैं, परंतु घर में खिलाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी शारदा परेशान है, इस बात को लेकर के हैरान है और परेशान है और पति की इन आदतों के कारण जली भुनी हुई है। वो गुस्सा हो जाती है, आक्रोश में आ जाती है कि जब घर में कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं है तो मैं क्या खिलाऊं, कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिए। फिर भी वह अपने पुत्र शरद को पड़ोसन शशि के पास आटा लेने के उद्देश्य से भेजती है। चलो
पड़ोसी से कुछ लेकर के उनका खाने की तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं, परंतु पड़ोसन शशि आटा देने से इनकार कर देती है। मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि पड़ोसन भी क्या है, इन वक्त पर समय पर क्या है, वो भी सहयोग नहीं करती है, मदद नहीं करती है। तब शारदा शरद से कहती है कि वह शशि को जवाब देकर क्यों नहीं आया। यदि वह आटा लेती है तो दूसरे दिन वापस भी कर देती है। जब शशि शारदा के घर आती है तब शारदा उससे जो कुछ भी कहती है उसी का यहाँ विवेचन या वर्णन या चित्रण किया गया है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ या सरल अर्थ है उसको देखते हैं, निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शारदा शशि से कहती है, या यूँ कहें कि शारदा शशि को बुरी तरह से लताड़ती है, उसको फटकारती है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। शारदा शशि से कहती है कि यदि वह आटा देना नहीं चाहती थी तो न देती, कोई बुराई नहीं है इसमें, परंतु इस तरह से ताना मारने की क्या आवश्यकता थी, बुरा भला कहने की क्या ज़रूरत पड़ी। ताना मारते हुए उसे तनिक भी शर्म नहीं आई। व्यंग करते हुए, हमारी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए शशि को थोड़ी शर्म भी नहीं आई, तो शशि को बुरी तरह से वो लताड़ती है, फटकारती है। उसने इतने बड़े बोल आखिर क्यों बोले। और कहते भी हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे कि लाख हमारो मोल। उसने इतने बड़े बोल आखिर क्यों बोले। तब शशि सफाई में कहती है कि उसका अपमान करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। शशि शारदा को सफाई देती है कि मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। और फिर शारदा ही तो अपने पति के बारे में सब कुछ बताया करती है, उल्टा सीधा कहती रहती है कि मेरे पति इतने निकम्मे हैं, हर समय क्या है पुस्तकों में ही लगे रहते हैं, अपने यार दोस्तों की मंडली में ही बैठे रहते हैं, घर के बारे में कोई भी उन्हें जानकारी नहीं है, कोई भी काम नहीं करते हैं। तब शारदा उससे कहती है कि अपमान करने को रह ही क्या गया है, क्या इतना अपमान करके भी उसका पेट नहीं भरा। क्या वह गोली मारना चाहती है। शशि मनुष्य की इज्जत धागे से भी अधिक नाजुक होती है। शारदा शशि को बताती है कि मनुष्य की इज्जत धागे से भी बहुत ही नाजुक होती है, मुलायम होती है, जो यूं ही टूट जाती है। यूं ही क्या है, उसकी जो इज्जत है, इमेज है, उसकी रेपुटेशन है, उसको जाते देर नहीं लगती है। धागे के सदृश होती है मनुष्य की इज्जत, जो किसी भी दो व्यंग भरी बातों से मिट्टी में मिल सकती है। इसलिए जो कुछ भी कहा जाए उसे पूरी तरह होशो हवास में और सोच समझकर कहा जाना चाहिए। यानी पहले ये तराजू तोल करके बाहर आनी चाहिए वाणी। वाणी को निकालने से पहले हृदय रूपी तुला पर उसको तोलना चाहिए और फिर क्या है, उसको बाहर प्रकट करना चाहिए। तुम्हारे पास 2 पैसे क्या आए। शशि को शारदा दुत्कारती हुई फटकारती हुई कहती है कि तुम्हारे पास 2 पैसे क्या आए, तुम्हारा तो दिमाग ही फिर गया है। तुम में इतना घमंड, इतना गर्व, इतना अहंकार हो गया है कि दूसरे की कोई कदर ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं, कोई इमेज ही नहीं, कोई रेपुटेशन ही नहीं। परंतु तुम्हारा भी आखिर क्या कसूर है। यह सब तो पैसे की ही माया है। पैसे से क्या है, व्यक्ति में अहंकार, गर्व, घमंड वो घर कर जाता है, आ जाता है। और लिखा भी है कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय बापाए,
बोराए जग व खाए बोराए। यानी कहने का तात्पर्य कनक यानी माया ये है, सोना है। तो सोना सोना में अंतर है, एक तो कनक धतूरा है, एक कनक सोना को कहते हैं। होता क्या है दरअसल में, सोना को तो प्राप्त करने से ही व्यक्ति क्या है, उसका नशा चढ़ जाता है, पागल हो जाता है, जबकि धतूरे को तो खाने के बाद में व्यक्ति पागल होता है। तो ये सब पैसे की माया है। पैसा इंसान से न जाने क्या क्या कहलवा और करवा देता है। पैसा क्या है, व्यक्ति को साथ में आसमान में पहुंचा देता है। जब मनुष्य के पास पैसा आ जाता है तो निश्चय ही उसमें अभिमान आने लग जाता है, पैसे का नशा उस पर चढ़ने लग जाता है। शारदा शशि को जोरदार ढंग से क्या है, उसकी क्लास लेती है, उसको फटकारती है कि पैसा इंसान से न जाने क्या क्या कहलवा और करवा देता है। जब मनुष्य के पास पैसा आ जाता है तो निश्चय ही उसमें अभिमान आने लग जाता है। ऐसा अभिमानी मनुष्य अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझने लग जाता है। पैसे वाले आदमी के सामने गरीब आदमी की कोई कदर नहीं, वो उसको कुछ भी नहीं समझता है, कुछ नहीं गांठता है। ऐसे इंसान के कारण मनुष्यता सशक्ति रहती है। वहाँ पर मनुष्यता मानवता का कोई महत्व नहीं होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों की इसीलिए कदर नहीं करते हैं, परंतु उसे उस पर तनिक भी दया नहीं आती, क्योंकि वह पैसे के अभिमान के कारण दूसरों की व्यवस्था व लाचारी को समझ ही नहीं पाता है। दूसरे की जो परिस्थिति है, लाचारी है, कमजोरी है, उसको कुछ भी तवज्जो नहीं देता है, कोई महत्व नहीं देता है, क्योंकि पैसे का उसे गर्व और घमंड अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। वह यह नहीं सोच पाता है कि अभाव होने की स्थिति में ही कोई उससे सहायता देने की प्रार्थना करता है। अरे पैसा है तो उसको सदुपयोग होना चाहिए, गरीबों में उसको बांटना चाहिए और बांट करके खाना चाहिए। तुम शायद ये नहीं जानती कि यहाँ तो 2 जून रोटी के लिए तन खपाना पड़ता है, तब कहीं जाकर 2 जून रोटी का जुगाड़ हो पाता है। शशि, यह ज़रूर है कि मैं तुमसे उधार लेती हूँ, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि मैंने आपसे उधार नहीं लिया है, उधार लेती हूँ, परंतु क्या तुम्हारा कभी कुछ खाया है, कभी कुछ रखा है, ये बताओ आप। जो तुमसे लिया है क्या उसे वापस नहीं लौटाया है? मैंने कष्ट और अभावों में भले ही अपना जीवन जिया हो, परंतु कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए कि खैरात में कोई दे दे। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, अर्थात किसी से आज तक भीख नहीं मांगी है। अपने स्वाभिमान को मैंने हमेशा बनाए रखा है, मैं स्वाभिमानी हूँ, अपमान को सहन नहीं कर सकती हूँ। और फिर उधार की बात की जाए तो उधार तो बड़े बड़े करोड़पतियों, लखपतियों को, करोड़पतियों को, बहुत पैसे वाले भी को भी लेना पड़ता है। कर्ज तो हर कोई ले लेता है, उधार तो कोई भी ले लेता है। करोड़पति आदमी हैं वो भी क्या है, उधार लेकर काम चलाता है, क्योंकि बिना लिए दिए इंसान का काम चलता भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर लोग एक दूसरे से लेते भी हैं, उधार लेते भी हैं और देते भी हैं, तब कहीं जाकर लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आपस में लेन देन करना चाहिए। मनुष्य एक दूसरे की मदद या एक दूसरे का सहयोग मनुष्य को करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इसका जो
व्याख्या का चौथा सोपान है, इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने धन प्राप्ति के बाद मनुष्य इंसानियत को भूल जाता है, उसकी इंसानियत घास चरने चली जाती है और दूसरों के साथ उचित तरीके से व्यवहार नहीं करता है। मानवता को सांप सूंघ जाता है जब मनुष्य के पास में पैसा आ जाता है तब, जबकि दूसरी ओर अभावग्रस्त व्यक्ति अभावों में रहकर भी अपने स्वाभिमान को किसी प्रकार से बनाए रखता है, क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं। एकांकीकार ने प्रस्तुत अवतरण में इसकी सशक्त वंदना की है और प्रस्तुत अवतरण में तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अवतरण की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। विचार व भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। शेष जो पद्यांश हैं उनकी विस्तृत व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।